कैसे हो सब लोग? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। टेक ओवर कोड कल वैसे तो हमने कंप्लीट किया था, लेकिन एक लास्ट में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन दिया था मॉड्यूल में चैप्टर के लास्ट में, उसमें डाउट था कि ये है क्या। मेरे अकॉर्डिंग तो सबको तो डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, फिर भी क्वेश्चन सबके लिए पढ़ देता हूं। लिस्टेड कंपनी है, प्रमोटर की होल्डिंग है 61%, है ना। ये होल्डिंग थी 31 मार्च 2020। तो अब बात करेंगे 2021 में क्या हुआ। 2021 में प्रमोटर्स के पास जो कन्वर्टेबल वारंट थे 15 लाख वारंट, वो शेयर में कन्वर्ट हो गए। उसकी वजह से डेफिनेटली प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 4.1% से बढ़ गई। क्या ट्रिगर पॉइंट आया? नहीं आया। क्रीपिंग एक्विजिशन है 5% तक, नहीं आया ट्रिगर पॉइंट। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या हुआ? वन ऑफ द प्रमोटर जिसके पास 18.5% शेयर्स थे, उसने अपने 1.2% शेयर रिलेटिव को गिफ्ट कर दिए। बाय वे ऑफ ट्रांसफर, नहीं बाय वे ऑफ ट्रांसफर। तो अब एक तो सारे प्रमोटर्स आपस में पीएसी और आपके रिलेटिव आपके पीएसी, तो टेक्निकली साल भर में मिलाकर 5.3% का ट्रांसफर हो गया। 5.3% शेयर होल्डिंग बढ़ गई पीएसीज की। टेक्निकली देखा जाए तो नहीं बढ़ी, क्योंकि 1.2 तो पहले भी प्रमोटर के पास थे, अब प्रमोटर के किसी रिलेटिव के पास है, इसकी जगह उनको चले गए। लेकिन 5 देखो, एक्विजिशन काउंट करोगे तो 4.1 का एक बार एक्विजिशन हो गया, प्रमोटर पीएससी मिलाकर एक बार 1.2 का हो गया। टोटल एक्विजिशन कितने का हो गया? 5.3% का। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, क्या ट्रिगर पॉइंट आ गया? क्या ट्रिगर पॉइंट आ गया? सिंपलेस्ट आंसर इज यस। दूसरा वाला ट्रिगर पॉइंट आ चुका है, 25 से ज्यादा और 5 से ज्यादा। सेकंड ट्रिगर पॉइंट आ गया। कुछ बच्चों को डाउट आता है, ट्रिगर पॉइंट नहीं आया ना, रिलेटिव्स के बीच का हुआ ट्रांसफर तो एग्जम्प्ट ट्रांसफर है, एग्जम्प्ट है ना भैया, एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है। ट्रिगर पॉइंट तो आ गया बेटा। अगर ट्रिगर पॉइंट नहीं आएगा तो एग्जम्पशन किस चीज की लोगे? ट्रिगर पॉइंट आज वो क्वेश्चन है, थोड़ी पूछ रहे हैं कि ओपन ऑफर देना है नहीं देना। ट्रिगर पॉइंट आ गया। क्या ट्रिगर आ गया? गुड यार, सिद्धि, खुशी, जानवी, बढ़िया। ट्रिगर पॉइंट आ चुका है। ठीक है सर, तो क्या करना है? ट्रिगर पॉइंट आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर ये था, आप बता देना कि ट्रिगर पॉइंट आ गया। क्या रीजन है लिख देना। नाउ क्या ये क्रीपिंग एक्विजिशन में कवर्ड है? लिखना कि 5% से ऊपर का ट्रांजेक्शन हो गया है। ठीक है, इसलिए पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये कवर होगा। पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये डील होगा। 5 से ज्यादा हो गया है एक साल में। नाउ क्या प्रमोटर्स को इस रेगुलेशन में कोई एग्जम्पशन मिल सकती है? एंड द आंसर इज यस। इस वजह से इन्हें ओपन ऑफर नहीं देना। मुझे ऐसा लगता है, कल किसने ये डाउट पूछा था? शिवांश ने पूछा था क्या ये डाउट? मुझे ऐसा लगता है शिवांश, यू मिस्ड समथिंग। आपने ये मिस कर दिया। फिर हमने पढ़ा था एक सेम क्वेश्चन था एक, रेगुलर क्लास में डिस्कस किए। मानस कह रहा है, सही कह रहा है, मेरे को याद आ रहा है, कहां ढूंढूं मैं उसको। अनुष्का थी, नहीं नहीं नहीं, कोई और था जिसने डाउट पूछा था। ये ऑलरेडी ऊपर वाले जो एग्जांपल्स है ना, इनमें ऐसा एग्जांपल था, वो कवर हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड था ये। चलिए अब एक और बात समझ लें आप। ये जो आप रेगुलेशन 10 ऑटोमेटिक एग्जम्पशन, रेगुलेशन 11 एग्जम्पशन बाय अप्लाइंग टू सेबी जो पढ़ते हो, ये एग्जम्पशन किस चीज से है मुझे बताओगे? किस चीज की एग्जम्पशन है ये? मैंने रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया होगा, आज एक बार में खत्म करते हैं। किस चीज से एग्जम्पशन है? ओपन ऑफर देने से।
ओपन ऑफर देने से एग्जम्पशन है, क्या डिस्क्लोजर से एग्जम्पशन है? नहीं। ये ट्रिगर पॉइंट अगर आ गए ओपन ऑफर के और ऑटोमेटिक एग्जम्पशन है तो ओपन ऑफर नहीं देना, लेकिन अगर उसकी वजह से ट्रिगर कर रहा है डिस्क्लोजर वाला पॉइंट तो डिस्क्लोजर से एग्जम्पशन नहीं होती है, डिस्क्लोजर देने। ठीक, चलिए भैया समाप्त करते हैं चैप्टर को, आगे वाले चैप्टर पर चलते हैं जो बहुत ही ज्यादा लेंदी बना दिया इन्होंने भावनाओं में बहते बहते। इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रोहिबिशन, PIT रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन 2015 फॉर प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। शुरू के 2 पेजेस में इन्होंने हिस्ट्री दी हुई है, एक बार रीड आउट जरूर कर लेना चैप्टर पढ़ते टाइम, क्या पता किसी MCQ में काम आ जाए, देख लेना एक बार। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं भैया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो भैया 2 ही हैं, एक तो PIT रेगुलेशन और एक सेबी एक्ट के 2 सेक्शंस। सेबी एक्ट का एक सेक्शन 12 क्या कहता है वो समझा रहे इज्जत से। सेक्शन 12 तो कि नो पर्सन शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग एंड नो पर्सन शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन सिक्योरिटीज व्हाइल इन पोजीशन ऑफ UPSI। कहने का मतलब वही है, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। करा तो क्या, या तो सिक्योरिटीज में डील करता है एनी इनसाइडर हु ऑन हिज ऑन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन डील इन सिक्योरिटी ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट जो लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, किस बेसिस पर कर रहा है डील? ऑन द बेसिस ऑफ UPSI। या वो कोई UPSI किसी को कम्युनिकेट करता है, या वो उस UPSI के बेसिस पर किसी की काउंसिल करता है, या वो UPSI किसी से प्रोक्योर करता है, कोई सी भी गलती तो भैया कितनी पेनल्टी लगेगी? 10 लाख रुपए, जो कि आगे कितनी हो सकती है 10 लाख मिनिमम से 25 करोड़ तक की पेनल्टी, और जितना पैसा कमाया उसका 3 गुना विच एवर इज हायर। सर ये समझ नहीं आता भैया, पहली कहानी है जो आपने इनसाइडर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाया उसका 3 गुना तो अलग साइड में रख लो, और 10 लाख से 25 करोड़ रुपए तक की जो भी पेनल्टी आपका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डिसाइड करे, 10 से 25 के बीच में जो भी पेनल्टी डिसाइड करे वो, और प्रॉफिट का 3 गुना विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। That's it. चलिए, अब PIT रेगुलेशन में इतना सारा नाटक है, बोलने से क्योंकि लोग रुकेंगे नहीं, इंडिया है, देश है, बोलने से रुकेंगे नहीं लोग, तो इसलिए उनको रोकने के लिए इन्होंने पूरा फ्रेमवर्क बनाया। फ्रेमवर्क क्या है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ें उसके पहले ये समझ लें भैया कि ये पूरी जिम्मेदारी इस PIT रेगुलेशन में किसको निभानी है? कंप्लायंस ऑफिसर को। रूल भी उसको बनाने हैं, रिपोर्टिंग उसको करवानी है, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा उसी को बनवाने हैं। तो भैया ये कौन है? कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? कहते हैं वो CS। कहते नहीं, आप इधर कोई और को भी कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हो, हमारा पीछा छोड़ो। राइट, तो क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कंप्लायंस ऑफिसर मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस PIT रेगुलेशन, कंप्लायंस ऑफिसर मीन्स कंपनी का कोई भी सीनियर ऑफिसर। पॉइंट नंबर 1, कंपनी का कोई डेजिग्नेट, कोई भी सीनियर ऑफिसर जिसको डेजिग्नेट कर दिया गया है, जिसको इस पद पर बिठा दिया गया है, जिसको डेजिग्नेट कर दिया गया है। अरे है तो वो सीनियर ऑफिसर, वो अपना काम कर ही रहा है, उसको ये काम और दे दिया इस रेगुलेशन का, वो होना चाहिए भैया। पर वो सीनियर ऑफिसर कौन होना चाहिए? डायरेक्टली रिपोर्टिंग करता हो किसको? ऑर्गेनाइजेशन के हेड को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, ये तो पहली चीज। कोई सीनियर ऑफिसर जिसको डेजिग्नेट कर दे इस चीज के लिए, वो रिपोर्ट्स टू द बोर्ड और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पहली चीज। पॉइंट नंबर 2, वो फाइनेंशियल लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं वित्तीय पढ़ा लिखा हो, वित्तीय साक्षर हो। हाँ हाँ वंशिका, तो फाइनेंशियल लिटरेट तो ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर वो सीनियर ऑफिसर होना चाहिए, वहां पहुंचा हो। ठीक है, और कैपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। इस रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में कैपेबल हो। ठीक है, ये तो हो गया भैया उसकी एलिजिबिलिटी।
रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के एलिजिबल हो, फाइनेंशियल लिटरेट और सीनियर ऑफिसर हो जो बोर्ड को रिपोर्ट करता हो या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करता हो। एक बात समझ नहीं आती यहाँ पर, यहाँ क्यों लिखा होता है इन केस बोर्ड इज नॉट देयर? क्योंकि भैया इनसाइडर ट्रेडिंग का रेगुलेशन उन लोगों पे भी लगता है जो, याद आ रहा है ना, जरूरी है क्या केवल कंपनी पर ही लगता है इनसाइडर ट्रेडिंग का रेगुलेशन? नहीं लगता। याद करो जिनके साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो लाइक आपके इंटरमीडियरीज, उनको भी ये रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, फिर रिमेंबर। और जरूरी है क्या आप इंटरमीडियरी कंपनी हो? नहीं तो फिर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस की। किस चीज के कंप्लायंस की? सारी चीजों, कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज, कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मॉनिटरिंग टू द रूल्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ यूपीएसआई। यूपीएसआई को प्रिजर्व करने से रिलेटेड चीजें, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने से रिलेटेड चीजें, प्रोसीजर पॉलिसीज के कंप्लायंस से रिलेटेड चीजों की जिम्मेदारी इसकी है। पॉइंट नंबर 2, और क्या जिम्मेदारी है? जितने भी ट्रेड हो रहे हैं, जो भी ट्रेड हो रहे हैं आपके इनसाइडर द्वारा, मॉनिटरिंग करना उनकी, उन ट्रेड्स की मॉनिटरिंग। और जो एक कोड बनेगा आपका इनसाइडर ट्रेडिंग में भी बनेगा ना, इनसाइडर ट्रेडिंग में आप कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर इन कोड ऑफ कंडक्ट बनाओगे, उसके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी इसकी। बनाने की जिम्मेदारी इसकी क्या? नहीं, इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी। ये मॉनिटरिंग किसके सुपरविजन में? आपके ऊपर कौन है? ये मॉनिटरिंग आप करें, लेकिन किसके सुपरविजन में? इन द सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। अगर कंपनी है तो, लिस्टेड कंपनी है तो, और अगर वो कंपनी नहीं है कोई और है तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के सुपरविजन में रहकर आपको ये मॉनिटरिंग करना है। हो गया भैया? क्लियर है? ये 2 काम है। चलिए अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्या सीनियर पर्सन, एक सीएफओ जो है या एक कंपनी सेक्रेटरी है, वो बोर्ड को रिपोर्ट नहीं करता? क्या वो इस रेगुलेशन में एज ए कंप्लायंस ऑफिसर काम कर सकता है? बताओ आंसर क्या? ठीक है, आगे लिखा है कैन द कंपनी अपॉइंट मोर देन 1 पर्सन एज द कंप्लायंस ऑफिसर? क्या सीएस एज वेल एज सीएफओ को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए कंप्लायंस ऑफिसर? 2 लोगों को, सीएस और सीएफओ दोनों को अपॉइंट करते हैं। बहुत बढ़िया। जानवी कह रही है भैया फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। आप पढ़ लेते हैं क्या लिखा। पहले क्वेश्चन का आंसर नो। रिपोर्टिंग उसकी सीनियर पर्सन हो सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग किसको होनी चाहिए? बोर्ड को, इस चीज से रिलेटेड। तो भैया अगर वो बोर्ड को रिपोर्ट नहीं कर रहा आपका डायरेक्टली, तो वो यहां पर कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है। क्या इस कोड में एक से ज्यादा व्यक्ति को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, बस दोनों जॉइंटली और सेवरली क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो ये है, पर ये नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है। ये किस किस पे लगाएंगे? ये रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ऑब्वियस, हाँ ठीक है। अब ये कोड किस किस चीज को डिफाइन करेगा भैया? सबसे पहले डिफाइन करेगा इनसाइडर कौन होते हैं, फिर बात करेंगे यूपीएसआई क्या होती है, 2 मेन की बात करेंगे। चलिए, इनसाइडर मीन्स एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन, जो कंपनी से कनेक्टेड व्यक्ति है या जिसके पास है एक्सेस ऑफ यूपीएसआई, हु इज अ कनेक्टेड पर्सन, और who is in possession of having or having who is in possession or having access to UPSI, जिसकी पहुंच है यूपीएसआई तक या जिसके पास यूपीएसआई है, who is in possession। कौन इंसाइडर? who is a connected person or who is in possession of or who is having access to UPSI। ठीक, क्लियर। ये है कनेक्टेड पर्सन, सॉरी इनसाइडर की डेफिनेशन। अब सबसे भयंकर वर्ड तो क्या आया? देखो ये पक्का है, ये वर्ड, ये टॉपिक का ये चैप्टर आज तो कंप्लीट होगा नहीं, कल ही कंप्लीट होगा। कनेक्टेड पर्सन किसको माने, उसकी भयंकर बड़ी डेफिनेशन है। कनेक्टेड पर्सन मीन्स हु इज और वॉज ड्यूरिंग द 6 months प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट
जो इनसाइड ट्रेडिंग का कार्य हुआ है उसके 6 महीने पहले भी अगर वो कनेक्टेड था, तो हु एनी पर्सन हु इज और हेज ड्यूरिंग द 6 मंथ प्रायर टू द कंसर्न एक्ट, क्या था, हेज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी। पहला पॉइंट, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में एसोसिएटेड है या एसोसिएटेड छाप 6 महीने पहले कभी, हु इज और वाज, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, उसी से कनेक्टेड एसोसिएटेड था, कंपनी से जुड़ा हुआ था किसी भी कैपेसिटी में। कैपेसिटी कौन कौन सी, किसी भी कैपेसिटी में जुड़ा हुआ था, इंक्लूडिंग बाय रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, किसके साथ, विद इट्स ऑफिसर्स। वो किसी भी व्यक्ति कैपेसिटी में कंपनी से कनेक्टेड एसोसिएटेड था, इंक्लूडिंग बाय फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद ऑफिसर, इसी वजह से तो यूपीएसआई जा सकती है। और या उसका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशियरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशन था कंपनी में, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, कॉन्ट्रैक्टर था, फिड्यूशियरी रिलेशन लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशन था, इस वजह से एसोसिएटेड था। नेक्स्ट, वो कंपनी का डायरेक्टर है, अब बात बदल गई, पहला पॉइंट खत्म, अब वो कंपनी का डायरेक्टर है, या कंपनी का ऑफिसर है, या कंपनी का एम्प्लॉय है, या कंपनी में कोई भी पोजीशन होल्ड करता है, चाहे कोई प्रोफेशनल पोजीशन हो या बिजनेस रिलेशनशिप हो बिटवीन हिमसेल्फ एंड द कंपनी, चाहे रिलेशनशिप टेम्पररी हो या परमानेंट। सर वो चौकीदार भी फिर इनसाइडर है, कनेक्टेड पर्सन है, नहीं सर, हर एम्प्लॉय कनेक्टेड पर्सन है, नहीं सर, ये तो यही कह रहे हैं, हाँ कह तो रहे हैं, लेकिन आगे लिखा दैट अलाउज, वो कंपनी में उसका कोई पोजीशन थी ना, उस पोजीशन से उसके पास क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, दैट अलाउज सच पर्सन क्या, टू हैविंग एक्सेस टू यूपीएसआई, उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए इस पोजीशन में कि उसको यूपीएसआई तक एक्सेस मिल जाए। या हम एक्सपेक्ट करें कि भैया ऐसे व्यक्ति के पास तो यूपीएस, सीएफओ से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि उसके पास यूपीएसआई होती होगी, करोगे। कितनी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। कनेक्टेड पर्सन मींस एनी पर्सन हु इज और वाज ड्यूरिंग द 6 months प्रायर टू द कंसर्न एक्ट एसोसिएटेड विद द कंपनी, ठीक है, इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग फिड्यूशियरी, इंक्लूडिंग कौन सी कैपेसिटी, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद द ऑफिसर्स, और क्या कैपेसिटी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशियरी या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। फिर आगे आए, फिर कहा हु इज अ डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और होल्ड एनी पोजीशन, कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड करता है, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल और क्या होती है, कोई प्रोफेशनल या कोई बिजनेस रिलेशनशिप, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, सॉरी वेदर टेम्पररी और परमानेंट, दैट अलाउ सच पर्सन टू हैविंग एक्सेस ऑफ यूपीएसआई और रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव द यूपीएसआई। पर हमको इन बातों में नहीं जाना, वो कह रहे हैं बातें तो बेवकूफ बनाती है। फिर बोले हम तो लिस्ट दे रहे हैं, ये फॉलोइंग पर्सन कनेक्टेड पर्सन माने जाएंगे, मान लेंगे इनको कनेक्टेड। अरे भाई साहब, पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन, फॉलोइंग लोगों को तो कनेक्टेड माने अनलेस द कॉन्ट्ररी एस्टेब्लिश, वो प्रूव करे कि वो कनेक्टेड नहीं है, अदरवाइज तो ये कनेक्टेड माने जाएंगे। पहला, कनेक्टेड पर्संस के इमीडिएट रिलेटिव, रिलेटिव तो कनेक्टेड पर्सन माने ही जाएंगे। रिलेटिव मतलब क्या, किसी भी पर्सन की स्पाउस, उसके पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड, जो भी उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या जो भी ऐसे डिसीजन लेने के पहले हमसे काउंसलिंग लेता। स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग्स, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और स्पाउस। आगे आते, टीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, इमीडिएट रिलेटिव। पॉइंट नंबर 2, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी। तो जो कंपनी लिस्टेड कंपनी, उसी पर लगता है, किस पे लगता है, पीआईटी रेगुलेशन, लिस्टेड कंपनी पर। तो लिस्टेड कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी आपकी कनेक्टेड पर्सन मानी जाएंगे, डीम्ड टू बी कनेक्टेड। नेक्स्ट, आपके सारे इंटरमीडियरीज आपके कनेक्टेड पर्सन, पूरी दुनिया के इंटरमीडियरी नहीं, जो आपके हैं, है ना, लाइक आपका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, आपके डिबेंचर ट्रस्टी, कनेक्टेड पर्सन
मान लिए जाएंगे इंटरमीडियरी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट। कितनी बार बात हुई थी सेबी एक्ट के सेक्शन 12 में, सारे इंटरमीडिएट के नाम लिखे हुए, प्राइमरी सेकेंडरी सबके। नेक्स्ट, यस, इन्वेस्टमेंट कंपनी ट्रस्ट, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एएमसी है, वो आपके रिलेटेड कनेक्टेड पर्सन। स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग, आप तो समझते हो दोनों चीजें हो सकती हैं, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग हाउस, उसके ऑफिसर और स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स, क्योंकि पब्लिक के पहले आप इनको इंटीमेट करते हो, कई चीजें इनको पता चलती हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड अगर है, वहां के लिए बात कर रहे हैं इनसाइड ट्रेडिंग की, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मेंबर, एएमसी के डायरेक्टर्स, ठीक है, और उनके एम्प्लॉय, सब कनेक्टेड पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 के अकॉर्डिंग अपॉइंट हुआ, म्यूचुअल फंड वाले भी बोल सकते हैं 100%, उनकी भी लिस्टेड है क्लोज्ड एंडेड स्कीम की यूनिट्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 272, नॉमिनी डायरेक्टर जो आपका है वो भी आपका कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा चुका हूं मैं आपको, समझाया था मैंने आपको कि आपने खुद ने एक सेक्शन 25 कंपनी बनाकर उसको इंटरमीडियरीज का इंटरमीडियरी बना लिया। आई होप यू रिमेंबर इट, है ना। कुछ लोगों ने मिलकर एसआरओ बनाया, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसको सेबी से रजिस्टर करवा लिया, वो इंटरमीडियरी को रजिस्ट्रेशन दे रहा है। ये याद है या नहीं, डिस्कस हुआ है क्लास में? यस। तो अगर आप किसी एसआरओ आपसे कनेक्टेड हो, बहुत बढ़िया, तो उसके ऑफिसर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर अगर वो है तो एसआरओ के ऑफिसर्स, कंपनी के ब्रोकर्स, छोड़ दिया है बैंकर को, कंपनी के ब्रोकर्स, सॉरी कंपनी के बैंकर्स, क्यों छोड़ेंगे, छोड़ दिया क्या, बोले कैसे? ब्रोकर तो जब आपका पीएससी हो सकता है, बैंकर आपका कनेक्टेड भी है। और कोई भी वो कंसर्न फर्म, ट्रस्ट, एचयूएफ, कंपनी, ओपी, कोई भी जहां किसी कनेक्टेड पर्सन का या उसके इमीडिएट रिलेटिव का 10% से ज्यादा की होल्डिंग है, कंपनी के डायरेक्टर का या उसके इमीडिएट रिलेटिव का किसी भी कंसर्न में अगर 10% से ज्यादा होल्डिंग है तो वो भी आपकी कनेक्टेड मानी जाएगी। ये क्यों लिखते हैं इतनी भयंकर डेफिनेशन? ताकि वो व्यक्ति जो कंपनी से कनेक्टेड भले ही ना हो, दिख नहीं रहा हो, लेकिन वो रेगुलर टच में इन लोगों के ना भैया, तो उसके थ्रू करवाएंगे फिर इनसाइड। अगर एक स्पाउस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, डज नॉट कंसल्ट इनसाइडर व्हाइल टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन, क्या वो स्पाउस इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन से एग्जम्प्ट है? ये कह रहे हैं स्पाउस को इमीडिएट रिलेटिव माना जाएगा। माना जाएगा अनलेस रिपीटेड सो, प्रूव करे वो ये बात, मानेंगे अदरवाइज प्रूव करे। अरे तो आगे अभी इंटरेस्टिंग बात लिखी भी थी हमने कि कुछ लोगों को तो मान लिया जाएगा कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग की ही है। हाँ, पहले सबने कुछ ना कुछ इन लोगों के थ्रू कर रखा है, अथॉरिटी को छोड़ना नहीं चाहती। आगे पढ़ा था हमने कि अगर आप कुछ ऐसे व्यक्ति हो, पढ़ेंगे हम वो भी, कुछ लोगों को तो हम मान ही लेते हैं कि आपने ट्रेडिंग यूपीएसआई के बेसिस पर ही की है, वहां आपको प्रूव करना है कि नहीं की, और कुछ केस में सेबी को प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने यूपीएसआई के बेसिस पर की। प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी किसको कहते हैं? ऑब्वियस है, जिसका अभी ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, जो लिस्ट होने जा रही है। सब बातें बाद में। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? क्या करता है इनसाइडर? यूपीएसआई के बेसिस पर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या? बाइंग, सेलिंग और डीलिंग करने का काम। तो सब्सक्राइबिंग, बाइंग, सेलिंग और डीलिंग, या एग्री टू सब्सक्राइब, बाय, सेल और डील, है ना, इन एनी सिक्योरिटी। यूपीएसआई क्या होती है? यस जानवी, यूपीएसआई कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंपनी या उसके सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, इट इज नॉट जनरली अवेलेबल। क्योंकि पहले उन्होंने डिफाइन किया यू को, अनपब्लिश्ड को, विच इज नॉट जनरली अवेलेबल, इज अनपब्लिश्ड। Any information relating to the company or its security which is not generally available, it's unpublished. तो PSI क्यों?
पब्लिश ऑन बिकमिंग जनरली अवेलेबल, जो मार्केट में जब पब्लिश हो जाएगी तो क्या करेगी, सब्सटेंशियली मार्केट प्राइस को अफेक्ट करेगी। और बिकमिंग जनरली अवेलेबल लाइकली टू मटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। और नीचे यूपीएसआई के क्या दिए हुए हैं एग्जाम्पल। क्या ये सब मार्केट में आने से प्राइस अफेक्ट होती है? फाइनेंशियल रिजल्ट, जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट होता है, डिविडेंड्स का डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर का चेंज, डेट इक्विटी चेंज कर रहे हो, रिस्क अफेक्ट होती है, प्राइस अफेक्ट हो सकती है, मर्जर डीमर्जर, जितने भी आपके रिकंस्ट्रक्शन वाले काम, मैनेजरियल पर्सन का चेंज, कि आपका एमडी आपने हटा दिया, आपके सीईओ को हटा दिया, चेयरमैन को हटा के नया कर दिया। नेक्स्ट ना, अब तो डेफिनेशन खत्म। अब क्या पढ़ा रहे हैं, मना कर रहे हैं सबसे पहले क्या क्या काम मत करना। ढंग से सोचो तो सेक्शन 12 में इसी का प्रोहिबिशन लिखा हुआ था, बस पढ़ लेते हैं क्या लिख रहे हैं, क्या क्या नहीं करना। रेस्ट्रिक्शन ऑन कमिट, रेगुलेशन 3 तो केवल ये बोलता है किसी को यूपीएसआई देना, अगर आपके पास यूपीएसआई है, बीइंग एन इनसाइडर आपके पास यूपीएसआई है, किसी को देना मत। और इनसाइडर नहीं है तू, पर तू किसी इनसाइडर को जानता है, उससे इन्फॉर्मेशन लेना मत, प्रोक्योर मत करना। दो ही चीजों का मना किया हुआ है। नॉट टू कम्युनिकेट एनी यूपीएसआई एंड नो पर्सन टू प्रोक्योर और क्लोज द कम्युनिकेशन बाय इनसाइडर ऑफ यूपीएसआई। किसी से मांगना भी मत। तो क्या सेबी भी नहीं मांगे? नहीं मांग सकती, इसलिए क्या लिखा है, एक्सेप्ट फॉर परफॉर्मिंग लीगल ड्यूटीज। क्या मैं सेबी को भी नहीं दूंगा? नहीं, लिखा है एक्सेप्ट फॉर परफॉर्मिंग लीगल ड्यूटीज। लीगल ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस के लिए पे दे सकते हो, और वो लीगल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आता है तो आपसे मांग भी सकता है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन है। क्या इन एक्सेप्शन का मतलब है कि इन केसेस में आप यूपीएसआई कम्युनिकेट कर सकते हो। कब? उस पर्सन को देना, एक्सेप्शन इन कनेक्शन विद ट्रांजेक्शन दैट वुड, अगर ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इन केसेस में आप उसको इनसाइडर इंफॉर्मेशन दे देना। कब? द ट्रांजेक्शन विच इंटेल एन ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर, जिसकी वजह से ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है, इन टेक ओवर कोर्ट वाला। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना कंपनी के इंटरेस्ट में ही है, बढ़िया है, बिके निकले, कंपनी जाए, खरीद ले भाई ये। सो एक्सेप्शन इन कनेक्शन विद ट्रांजेक्शन, कम्युनिकेट मत करना, प्रोक्योर मत करना। अब ये मांगेगा भी, अक्वायर और ये देंगे भी। यू मे कम्युनिकेट एंड प्रोक्योर द इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट वुड इंटेल एन ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर। पॉइंट नंबर 2, ओपन ऑफर तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसको देखते हुए, लाइक सब्सटेंशियल एक्विजिशन कर रहा हो, उसके पास 15% शेयर है, 4% और खरीद रहा है या 8% और खरीद रहा है, ट्रिगर पॉइंट तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो मांग रहा है कि भैया मैं इतने बड़े शेयर भी खरीद रहा हूं तो भी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसमें भी तभी जब डायरेक्टर को लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना पब्लिक के इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट में होगा, और इसको हम इंफॉर्मेशन दें उसके 2 दिन पहले हम पब्लिक को इंटीमेट कर देंगे ताकि ये उसका गलत फायदा नहीं उठा पाए। ऑब्वियस है, ऐसे जब भी आप इंफॉर्मेशन इसको दोगे, आप दे तो दोगे लेकिन फिर उससे एग्रीमेंट करोगे, तेरे को दे रहे क्योंकि तेरा एक्सेप्शन में लिखा हुआ है, तू कहीं और आगे कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के थ्रू ही आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेट मत करना, प्रोक्योर मत करना, एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ड्यूटीज। फिर ये कह रहे हैं कि इन केसेस में, इन ट्रांजेक्शन के रेस्पेक्ट में, अगर कोई आपसे मांगे, इन ट्रांजेक्शन की वजह से कोई आपसे यूपीएसआई मांगे, दे देना, विच इंटेल एन ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर विच डज नॉट इंटेल द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर, बट बोर्ड को लगता है कि उनको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, और बोर्ड को लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा, कंपनी के इंटरेस्ट में होगा। दैट्स इट। नाउ 3 में तो वही लिखा है, वही लिखा है, वही लिखा है, लेजिटिमेट पर्पस से कर सकते हो।
हर जगह दो चीजें लिखी हुई है। मैं इस टॉपिक को सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं पूरा, जिस सीक्वेंस में चैप्टर मॉड्यूल में। आई थिंक बोर तो नहीं हो रहे हो कि सर ऐसा कैसे पढ़ा रहे हो आज? इसलिए पढ़ा रहा हूँ ऐसे क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज कवर हो जाएगा, कहाँ इधर उधर भागते फिरेंगे। उस टाइम तो इसलिए पढ़ा था क्योंकि पहले कुछ समझ आता था, बाद में कुछ समझ आता था, एक साथ जो डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ समझ नहीं आता था। अभी तो सब समझ में आता है। अब मना कर दिया कम्युनिकेट मत करना, प्रोक्योर मत करना। उनका एक्सेप्शन क्या था? लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटीज। पर उसकी पूरी लाइन क्या थी? एक्सेप्ट फॉर द फर्दरेंस ऑफ लेजिटिमेट पर्पस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशंस। लेजिटिमेट पर्पस के लिए कर सकते हो ये कम्युनिकेशन या प्रोक्योरमेंट, क्योंकि वहां भी सेम लाइन है, फर्दरेंस ऑफ लेजिटिमेट पर्पस, परफॉर्मेंस ड्यूटी, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। तीन एक्सेप्शन है दोनों के, कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट के। लेजिटिमेट पर्पस के लिए कर सकते हो भाई, आपके सीए के साथ, आपके सीएस के साथ, आपके एडवोकेट के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ, आपके कोलैबोरेटर के साथ, आपके जॉइंट वेंचर वाले पार्टनर के साथ करनी ही पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। क्या ऑप्शन है आपके पास? बिजनेस नहीं करोगे क्या? लेजिटिमेट पर्पस के लिए कर सकते हैं। ड्यूटी का परफॉर्मेंस है भैया, से भी कह रही है हमको इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, लीगल ऑब्लिगेशंस। अब लेजिटिमेट पर्पस किसको माने? तो भैया कंपनी को पॉलिसी बनानी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? लेजिटिमेट पर्पस डिटरमाइन करने की पॉलिसी बनाओ कि किस किस पर्पस को लेजिटिमेट पर्पस माने। किन किन लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने को हम मानेंगे लेजिटिमेट पर्पस से शेयर की गई? किन किन लोगों के साथ? पार्टनर्स। अभी तो आपने बोला था कि लेजिटिमेट पर्पस की लिस्ट आप बना लो। हाँ, फिर लिस्ट आपने बनाई है? नहीं, ये कंपनी बना ले, पर वो कह रहे हैं कि उस लिस्ट में ये लोग इंक्लूड कर लेना इन नामों। और भी आप लेजिटिमेट पर्पस वाले लोगों के नाम बना लो जिन जिनका आपको लगता है, लेकिन ये तो लेजिटिमेट पर्सन है, लेजिटिमेट पर्पस से की हुए कम्युनिकेशन है, मान लेंगे तो ये तो लेजिटिमेट पर्पस में काउंट करना ही करना। कौन? आपके पार्टनर्स, कंपनी के पार्टनर्स, आपके कोलैबोरेटर्स, आपके लोन देने वाले लोग, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके मर्चेंट बैंकर्स, आपके लीगल एडवाइजर, आपका ऑडिटर, आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर कंपनी आईबीसी में चली गई, आपके दूसरे जितने भी एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट। बस इनमें से किसी का भी नाम इस लॉ को इवेट करने के लिए, इस लॉ को वॉयलेट करने के लिए यूज मत करो। नाउ मुझे तो पता, ऐसे तो गंद हो गई है, तो भयंकर गंदगी फैल गई। 50 लोगों को तो हमने दे दी, वो 50 आगे 500 को देंगे। हाँ, क्या बोलते हो? कहते हैं भैया ये जिन जिन के साथ लेजिटिमेट पर्पस के लिए आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी है ना, ये भी इस रेगुलेशन के पर्पस से क्या माने जाएंगे? इनसाइडर। जिस भी व्यक्ति को आपने लेजिटिमेट पर्पस से इंफॉर्मेशन शेयर करी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन, उन लोगों को माना जाएगा इनसाइडर। उनसे बोलना कि आप आगे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, आगे तुम मेंटेन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। उनसे क्या कह देना? उनसे कह देना कि सालो तुम भी इनसाइडर हो और तुम्हारा नाम हमने लिख लिया है, और ये भी लिख लिया है तुमको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कब कब शेयर करी। अब सुन, आगे मत ना किसी को, ये ब्रीच हुई ना तो तुम्हारा ही नाम आएगा। उनको कॉन्फिडेंशियलिटी का नोटिस भी दे देना, ये कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, ये मेंटेन करना है। क्या याद करो, हमने आगे पढ़ा था, पढ़ेंगे भी कि मेंटेन रखनी है आपको लिस्ट की, किन किन के साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन कब कब शेयर की। एक्सेप्शन आ गए, ऑलरेडी पढ़ लिया। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन 3, बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उन पार्टी के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन कर दें।
और नॉन डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन साइन कर दें। बताओ किस बात का? कि ये लोगों को जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी इन सिक्योरिटीज के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं करें, क्योंकि वो भी इनसाइडर है। हमको कैसे पता चलेगा किस किस को क्या क्या बता दिया? ये तो तुम नोट करके रखना। तो गर्ल्स हॉस्टल थोड़ी किस किस को क्या क्या बता दे, किसी को नहीं पता और सबको सब पता है। स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस में आपको ये मेंटेन करना है। लिस्टेड कंपनी को मेंटेन करना है नेम ऑफ द फिड्यूशियरी और इंटरमीडियरी जिनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। मेंटेन करना उनका पैन या कोई भी यूनिक आइडेंटिफायर। अगर वो फॉरेन का पर्सन होगा तो नहीं होगा, पैन हो सकता है। द फिड्यूशियरी और इंटरमीडियरी को अपने एंड पर भी क्या करना है? तुम भी वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो। अगर लिस्टेड कंपनी ने अपॉइंट किए कोई लॉ फर्म या मर्चेंट बैंकर, तो उन कंपनी का नेम, उनका पेन वेन सब मेंटेन करना मर्चेंट बैंकर की जिम्मेदारी है कि वो भी मेंटेन करें आगे कि हमने और किस किस को ये इंफॉर्मेशन लेजिटिमेट पर्पस के लिए दी है। ठीक। बोर्ड की जिम्मेदारी है। किसके बोर्ड की? किसके बोर्ड की? जिनको आपने इंफॉर्मेशन शेयर की। क्यों हमारे बोर्ड की नहीं है भाई? यू ये तो ऊपर लिख दिया। तुम्हारे बोर्ड की जिम्मेदारी तो है कि किस किस के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करी, उसके पूरे डेटाबेस मेंटेन करे। जिनके साथ तुमने शेयर करी है उनके भी बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो भी इस यूपीएसआई को अच्छे से हैंडल करें और डिजिटल स्ट्रक्चर डेटाबेस में मेंटेन करें किस किस के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर की है। उनको बता दें कि कॉन्फिडेंशियल रखना। जिनके साथ तुमने शेयर करी है उनके बोर्ड की जिम्मेदारी डिजिटल डेटाबेस बना के रखें। ये डिजिटल डेटाबेस कितने साल तक प्रिजर्व रखना है? 8 साल तक। कहां से 8 साल? जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया था वहां से 8 साल आगे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग मत करना जब आपके पास यूपीएस। तो अभी क्या मना करा? अभी बोल रहे थे यूपीएसआई किसी को कम्युनिकेट मत करना, किसी से प्रोक्योर मत करना। अब क्या बोल रहे हैं? जो अब कह रहे हैं ना कि इसके बेसिस पर ट्रेडिंग मत करना। restriction on trading, regulation number 4. While in having possession of UPSI, no insider shall trade in the securities of the company. एक साथ इतने सारे लोग छोड़ के कहाँ चले गए? ठीक है, अब इस रेगुलेशन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनसाइडर ट्रेड नहीं करे सिक्योरिटीज में। कौन सी सिक्योरिटीज में? अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल विच आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड while in having possession of UPSI. While in having possession of UPSI, आप कोई भी कंपनी के शेयर्स में डील मत करो। एक्सेप्शन क्या? ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर आपस में कर लेना। इनसाइडर इनसाइडर का डील कर रहे हैं लेकिन ऑफ मार्केट कर रहे हैं तो मार्केट में तो इंपैक्ट जा ही नहीं रहा और तुम दोनों का ही नुकसान भला है जो भी होना है। पब्लिक का नहीं हो रहा ना। इंटर से ट्रांसफर ऑफ मार्केट अलाउड है इस दौरान। नेक्स्ट, जब आपके पास यूपीएसआई है तब आप क्या क्या कर सकते हो? दूसरा, ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म पर ट्रेडिंग कर सकते हो, पर वो भी आपस में कौन कौन? केवल इनसाइडर इनसाइडर जिनके पास यूपीएसआई थी। बस रेगुलेशन 3 वॉयलेट नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज ने कॉन्शियस एंड इन्फॉर्म डिसीजन लिया हो और दोनों ने यूपीएसआई ऑप्टेन नहीं की हो। ब्रीच नहीं होना चाहिए, मेन तो ये है। और कॉन्शियस डिसीजन लिया हो दोनों पार्टीज ने।
2 दिन में इंटीमेट कर देना स्टॉक एक्सचेंज को कि हमने ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन किया है, जो ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन आपने किया था जिसको अलाउ था ड्यूरिंग द यूपीएसआई आपके पास ही तब भी अलाउड है वो तो। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन था वो ट्रांजेक्शन करना। स्टॉक एक्सचेंज ने, सेबी ने बोला हो कि भैया ये डील कर लो, ये आपको करना है, इनसे इतने ट्रांसफर करवाने हैं, इनसे इतने शेयर तुमको खरीदने हैं, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो अलाउड है। नेक्स्ट, ईसॉप एक्सरसाइज करने के लिए तो इस दौरान भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, एक्विजिशन कर सकते हो, ईसॉप एक्सरसाइज कर सकते हो उस दौरान। अगर वो नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर है तो ये प्रूव कर दे कि जिसके पास यूपीएसआई थी और जो व्यक्ति डिसीजन ले रहा था वो दोनों व्यक्ति कौन थे, अलग अलग, और डिसीजन देते थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त जिसके पास यूपीएसआई थी उसने कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया था। नेक्स्ट, ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग की हुई ट्रेड। While in having possession of UPSI, no insider should trade in the securities of the company. हो गया। नाउ 2 काम की बात है। जब एक व्यक्ति जिसने कंपनी की सिक्योरिटीज में डील की, जब उसने डील की उसके पास यूपीएसआई थी, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि तुमने उस इंफॉर्मेशन की वजह से ही ट्रेड किया है। नाउ लेकिन अगर वो कनेक्टेड पर्सन है, मान लेंगे हम तो कि तूने यूपीएसआई के बेसिस पर ही किया है, लेकिन अगर वो करने वाला कनेक्टेड पर्सन है तो प्रूव तुझे करना है कि तूने नहीं किया, और अगर वो कनेक्टेड पर्सन के अलावा कोई और व्यक्ति है तो सेबी को प्रूव करना है कि उसने इस यूपीएसआई के बेसिस पर ट्रेड किया है। इन केस ऑफ कनेक्टेड पर्सन, ऑनस इस्टेब्लिश करने का कि मेरे पास यूपीएसआई नहीं थी वो आप पर होगा, अदर केसेस में सेबी पर हो। ट्रेड इंक्लूड बाइंग, सेलिंग, डीलिंग और सब्सक्राइबिंग। नाउ आगे पूछ रहे, क्वेश्चन पूछा है भैया, क्या क्वेश्चन पूछा है सर? क्या प्लेज क्रिएट करना और प्लेज को इन्वॉक करना अलाउड है जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो? जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो तो इनसाइडर को ट्रेड नहीं करनी चाहिए, पर क्या उस दौरान गिरवी रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। प्लेजर और प्लेजी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है और वो दोनों व्यक्ति इनोसेंट है। प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो बोनाफाइड, और उस दौरान प्लेज किया जा सकता है। व्हाइल द ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड यू कैन प्लेज, यू कैन रिवोक द प्लेज। हो गया, अलाउड है वो। चलिए आज के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, ट्रेडिंग प्लान्स। क्या होते हैं ट्रेडिंग प्लान्स? एडवांस में बता दो कि मैं ये ट्रेडिंग करूंगा, सो दैट कोई आपके ऊपर गलत इंटेंशन का इल्जाम न लगा पाए। पहले ही बता दो मैं कितनी कितनी ट्रेडिंग करूंगा, उस ट्रेडिंग प्लान को अप्रूव करवा लो, उसको एग्जीक्यूट कर दो, खत्म, आप फ्री हो गए। आप ट्रेडिंग प्लान इनसाइडर को अलाउड है कि वो एडवांस में ट्रेडिंग प्लान बना दे और उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग कर ले। किसको जमा करवाएगा ये? कंप्लायंस ऑफिसर को भी। कंप्लायंस ऑफिसर इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को जमा करवा। इसको रिव्यू करने का काम कंप्लायंस ऑफिसर का, किस प्लान की वजह से कोई पोटेंशियल वायलेशन तो नहीं होगा, ये सब काम कंप्लायंस ऑफिसर का भी। कंप्लायंस ऑफिसर इस ट्रेडिंग प्लान को अप्रूव करके स्टॉक एक्सचेंज को जमा करवाएगा। नाउ ट्रेडिंग प्लान के रूल्स क्या है? ट्रेडिंग प्लान के रूल्स क्या है? पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग प्लान मिनिमम कितने पीरियड का देना पड़ेगा? 12 महीने का। ट्रेडिंग प्लान मिनिमम 12 महीने का देना पड़ेगा, जो कि इस चालू कब से होगा? प्लान अप्रूव होने के 6 महीने बाद से।
उसके पहले नहीं, क्योंकि 6 महीने तक की इंफॉर्मेशन हमको पता हो सकती है, डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड पर्सन से वो क्लियर था। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग नॉट अर्लियर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग प्लान। पहला रूल मिनिमम 12 महीने का बनाना, कमेंसमेंट स्टार्ट होगा प्लान का 6 महीने बाद से। नेक्स्ट, एक ट्रेडिंग प्लान की दूसरी ट्रेडिंग प्लान से ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। आपने अभी ट्रेडिंग प्लान दिया है अप्रैल से मार्च 24 का, और एक ट्रेडिंग प्लान जमा कराओ फिर अभी दिसंबर 23 से दिसंबर 24 तक का, तो कह रहे हैं दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो ऑलरेडी कवर्ड है आपके पुराने वाले ट्रेडिंग प्लान में, तो एक ट्रेडिंग प्लान दूसरे ट्रेडिंग प्लान को ओवरलैप नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ट्रेडिंग प्लान में बताओगे क्या, कब कब कितने कितने इंटरवल में कितनी कितनी सिक्योरिटी खरीदने का इंटेंशन है, कितने प्राइस पर। ट्रेडिंग प्लान टू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, कितनी सिक्योरिटीज ट्रेड करोगे, डेट्स क्या, ये पहले ही बता दो, ये एडवांस में दी जाने, वैसे तो प्लान बोल रहे हैं। ट्रेडिंग प्लान के थ्रू मार्केट अब्यूज मत करना, इन सारे ट्रेडिंग का आरोप नहीं लगना चाहिए ट्रेडिंग प्लान के थ्रू। नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफिसर प्लान को रिव्यू करेगा, अप्रूव करेगा, और किसको जमा करवाएगा ये ट्रेडिंग प्लान, स्टॉक एक्सचेंज को। एक बार ट्रेडिंग प्लान अप्रूव हो गया, इसको आप अब रिवॉक नहीं कर सकते। और ट्रेडिंग प्लान से कोई यूपीएसआई नॉट इन पोजीशन फ्रॉम फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान टू इंप्लीमेंटेशन। ट्रेडिंग प्लान जब आपने बना के दिया हो और जब आप ट्रेडिंग प्लान का क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंटेशन, दोनों समय पर आपके पास यूपीएसआई नहीं होनी चाहिए। अभी तो है तो डिक्लेरेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि डिक्लेरेशन मांगेगा कंप्लायंस ऑफिसर कि अभी आपके पास कोई यूपीएसआई नहीं है। अच्छा अभी नहीं है, उस दिन आ जाए तो मना करेंगे कि अगर तब तक यूपीएसआई पब्लिश ना हो, जो पहले यूपीएसआई थी, और अभी भी अगर वो पब्लिश ना हो तो आप ट्रेडिंग मत करना। बोला था कि ऐसा बोलेंगे, ठीक है। यूपीएसआई आपके पास थी, आपने सोचा था जब तक मैं एग्जीक्यूट करूंगा प्लान की यूपीएसआई पब्लिश हो जाएगी, लेकिन वो अभी भी पब्लिश नहीं हुई, तो आप ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट मत करना। और ट्रेडिंग प्लान एक बार दे दिया तो आप उसे रिवॉक नहीं कर सकते, कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए उस ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना, वरना वायलेशन है लॉ का। यस, ट्रेडिंग प्लान एक बार अप्रूव हुआ इरिवोकेबल है, और इन्वेस्टर को मैंडेटरी उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, डिविएट नहीं हो सकते इससे, उसके अलावा कोई और ट्रेड नहीं कर सकते उस साल के दौरान, उस समय के दौरान। नेक्स्ट, ट्रेडिंग प्लान का इंप्लीमेंटेशन कमेंस ही नहीं होगा। अगर हमें लगता था कि ट्रेडिंग प्लान के कमेंसमेंट के पहले कोई यूपीएसआई हमारे पास है वो पब्लिश हो जाएगी तो अल्लाह अच्छा था, लेकिन वो यूपीएसआई पब्लिश नहीं हुई, तो आपका ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट होना स्टार्ट ही नहीं होगा। ट्रेडिंग प्लान के पहले आपको लगता था अगर कोई यूपीएसआई ट्रेडिंग हमारे पोजीशन में ट्रेडिंग प्लान इंप्लीमेंट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, उसके पहले पहले वो पब्लिश हो जाएगी, पहले कह रहे नहीं हुई, तो आप ट्रेडिंग प्लान कमेंट्स मत करना। ट्रेडिंग प्लान कौन जमा करवाएगा, कोई इन्वेस्टर, किसको जमा करवाएगा, कंप्लायंस ऑफिसर को। कंप्लायंस ऑफिसर सब चीजें चेक करेगा, उसके बाद अप्रूव करेगा, और कंप्लायंस ऑफिसर को जमा करवाने के बाद कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव करके कहां भेजेगा उसको, स्टॉक एक्सचेंज पर। क्या ट्रेडिंग प्लान के दौरान कॉन्ट्रा ट्रेड अलाउड होगी, याद करो, अदरवाइज 6 महीने तक आप कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आज आपने बाइंग की तो 6 महीने के पहले सेल नहीं कर सकते। अगर आप कनेक्टेड पर्सन हो, डेजिग्नेटेड पर्सन हो, तो क्या कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हो ट्रेडिंग प्लान के दौरान? यस कर सकते हैं। उसने बोला था खरीदूंगा भी बेचूंगा भी, तो बिल्कुल कर दो, कर सकते हैं। चलो आगे, कोई क्वेश्चन है, ट्रेडिंग प्लान जमा करवाया था लेकिन यूपीएसआई तब थी, अब वो यूपीएसआई अभी तक पब्लिश नहीं हुई, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग प्लान कमेंस नहीं होगा। चलिए यहां से आगे अब जो भी है मेन तो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट मींस कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, ये हम कर पढ़ते हैं, कई चैप्टर खत्म हो जाएगा। बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा ही चैप्टर है इसलिए मैं आज ज्यादा धीरे धीरे पढ़ा रहा था, शांति से है वो ऐसा ही चैप्टर, बहुत बड़ा बना दिया है उसको। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।